अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और इस वक्त तक की मुल्क की सबसे बड़ी ख़बर ये कि गुज़श्ता रात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने 8 में से 6 जजेज़ ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम और ये इल्ज़ाम लगाया, शिकायत की और इंक्वायरी का मुतालबा भी किया, रहनुमाई का मुतालबा भी किया कि जी अदलिया के मामलात में मुबैना तौर पर इदारे मुदाखलत कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में रहनुमाई की जाए, इस सिलसिले में इंक्वायरी की जाए। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास हुआ। तकरीबन 4 बजे से शुरू होने वाला है जो इजलास है 2.5 घंटे तक जारी रहा और अब ख़त्म हो चुका है। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कोई ना कोई एलामिया या कोई बात निकल के बाहर आएगी, उसको भी हम आप तक पहुँचाएँगे। बट अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो हमने देखा कि ये जो ख़त लिखा गया है 6 जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके ऊपर बहुत से सवालात हैं। एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है जिसमें से क्या निकलेगा, कितने सरप्राइजेज़ होंगे, नतीजा क्या होगा, सभी के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं। दूसरी जानिब एक आईनी दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है और उसमें ये मुतालबा किया गया है, बल्कि बहुत से सवालात भी उठाए गए हैं ये जो ख़त लिखा गया है उसके ऊपर, और ये मुतालबा किया गया है कि ये जो सारे के सारे मामलात हैं, जो एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, उनके ऊपर वजाहत होनी चाहिए, उनको भी एड्रेस करेंगे। सियासी अरीना में भी ऑब्वियसली इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसी तौर पर गुज़श्ता रात से ही इसके ऊपर बहुत मुतहरिक है और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब साहब हैं और गौहर खान साहब हैं, उनकी तरफ से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इसको एक टर्निंग पॉइंट करार दिया जा रहा है जो ख़त लिखा गया 6 जजेस की जानिब से, और ये कहा गया है कि इस ख़त में वाज़े तौर पर सामने आया है कि जी प्रेशर डालने का निशाना बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल केसेस में जो मनूवर करने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारी बातें जो हम डिस्कस करेंगे। बट इस तरह के इल्ज़ामात हमने शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का केस सामने है, उससे पहले भी बहुत सी बातें तज्ज़िया व तबसरों में बहुत से केसेस सामने आए हैं। सवाल ये है कि अगर इस तरह की बातें होती हैं तो फिर इस मामले की जड़ तक कैसे पहुँचा जाए, क्या तरीका हो, और ये तहकीकात इस सिलसिले में मुतालबा किया जा रहा है उसका तरीक़ाकार दुरुस्त फ़ोरम या कैसे होनी चाहिए। इसी तमाम तर मामले को डिस्कस करते हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, सीनियर रिपोर्टर भी हैं। ज़रा समझेंगे भी उनसे कि क्या चल रहा है अदलिया के अंदर इस वक्त और इंटरनली ये जो, क्योंकि सियासी मामलात भी जुड़े हुए हैं तो तज्ज़िया तबसरा भी जानेंगे। और हमारा रेगुलर पैनल भी हमारे साथ है, उमर चीमा साहब, शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। आप बताइएगा सिद्दीकी साहब, क्योंकि इस वक्त सब वेट कर रहे हैं कि जो मीटिंग हुई है उसके अंदर क्या डिस्कस किया गया, एलामिया कब तक आएगा, क्या इत्तलात हैं इससे मुतल्लिक? ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आज की फुल कोर्ट मीटिंग जो बुलवाई गई है ये इसका कोई शेड्यूल तो नहीं था, लेकिन फिर जो है वो जब ये कल ख़त आया उसके बाद से बहुत सारे सवालात जो है वो उठ रहे थे और मीडिया के अंदर भी जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। फिर आज वो जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मीटिंग भी हुई, उसके अंदर भी जो है वो इस मामले को देखने के हवाले से और एक जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है उसकी बात जो है वो की गई। जो अब जो मीटिंग हुई है ये तकरीबन 2-2.5 घंटे की जो इजलास था, गैर मामूली इजलास था और इसकी गैर मामूली हैसियत इससे भी देखिए कि जो मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं मुख्तलिफ जज साहिबान के साथ वो भी उसके अंदर मौजूद नहीं थे, सिर्फ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहाँ पे मौजूद थी और जज साहिबान जो हैं वो उस कमरे के अंदर थे जहाँ पर ये सारे मामला जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। अब इस हवाले से कि अदालत क्या रिस्पॉन्स क्या होगा, या कोई एलामिया आएगा या कुछ क्लैरिटी आएगी, हमें जवाब मिलेगा कुछ, या डायरेक्ट कुछ एक्शन ही होगा? जी अली, इससे पहले जब हमारी बात हो रही थी तो यही तवक्को की जा रही थी कि इस मीटिंग का कोई एलामिया जो है वो शायद जारी किया जाएगा, लेकिन अब जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इस हवाले से अब शायद कोई मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं कि शायद कोई एलामिया जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। जो हमारी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ लोगों से जो बात हुई है, लेकिन अभी भी कुछ जो है वो हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, इससे पहले एजी से भी बात हुई, मुलाकात हुई, क्या उससे मुतालिक कुछ पता चल सका है कि वहाँ पर क्या डिस्कस किया गया, क्या यही बात, क्योंकि बड़ी अहम इस वक्त पोजीशन पर है एजी भी? जी हाँ, बिल्कुल। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान एक तरह से एक ब्रिज की जो है वो उनकी हैसियत होती है
और एग्जेक्टिव, अब यहाँ पे देखें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का जो ख़त है उसके मंदरजात को पढ़ें तो बाकायदा तौर पर जो एग्जेक्टिव का एक लिम्ब है, एक उस पे जो है वो इल्ज़ामात हैं और अटर्नी जनरल जो है एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान जो है एक ब्रिज का राब्ता इख्तियार करते हैं या उनके ज़रिए से ही कम्युनिकेट करती है अदलिया एग्जेक्टिव के साथ। तो इस में भी जाहिर है कि अदालत के जो कंसर्न थे वो अटर्नी जनरल तक पहुंचाए गए हैं। अच्छा। और फिर जो हमारी फिर बाद में अटर्नी जनरल से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस मामले के ऊपर बहुत संजीदगी से इस चीज़ को लिया जा रहा है और इसके ऊपर ये इत्तफाक है कि इस मामले के प्रोब जो है वो ज़रूर होना चाहिए। ओके बड़ा टाइट लिप्ड है सारा का सारा मामला। बट सिद्दीकी साहब हमें थोड़ा ये बताइएगा, हमने इससे पहले भी बहुत से मामलात देखे जहाँ पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने आकर एक तकरीब में इस तरह के इल्ज़ामात लगाए, शिकायत की। इससे पहले भी गाहे गाहे आप लोग हमें बताते रहते हैं। बट इस बार इस तरह का ख़त सामने आना और वो भी 6 जजेस का इकट्ठा हो जाना, क्योंकि माजी में अमूमन ये होता है कि जो जज इस तरह के इल्ज़ामात लगाता है वो आइसोलेट होकर रह जाता है, कार्रवाई भी होती है, उस तरह से बैकिंग नहीं मिलती अदलिया के अंदर से भी। इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ हुआ, क्या डिफरेंट हुआ जो इतने सारे जजेस मिलकर एक साथ इस तरह का ख़त लिखा? जी, इस हवाले से पहले तो या उस वक्त भी ये हाई कोर्ट के जज साहबान थे जब जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आए थे, लेकिन उनके फैसले के बाद जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए जिसके बाद उनको साकिब निसार साहब की सरबराही में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी उसने एक विदाउट इंक्वायरी उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया था। तो अगर हम देखें कि वही जो है जूरिस्प्रूडेंस होता कि बगैर ट्रायल के जो है या इंक्वायरी के किसी जज को बरतरफ किया जा सकता था, तो ये भी इल्ज़ामात उसी तरह के मिलते जुलते ही हैं, तो क्या हो सकता था। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट के जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का कि उसके अंदर जज भी जो है उसको भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिलना चाहिए, उसके भी फंडामेंटल राइट्स हैं और इंक्वायरी के बगैर, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन जो है वो इंक्वायरी के लिए कहता है, तो इंक्वायरी के बगैर बरतरफ करना जो है वो उस बुनियाद के ऊपर दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये मामला ओपन था कि जो एलिगेशंस थे उनकी तहकीक कैसे हो, इसी को पैक बना के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान हैं वो मामलात को आगे लेके गए हैं। अब अगर उस ख़त को पढ़ें आप तो ये 2023 के दौर के बेशतर वाक़यात जो हैं उस वक्त के हैं और उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनके साथ मीटिंग भी हुई थी। और मुझे याद पड़ता है कि एक मौके के ऊपर उमर अता बंदयाल साहब ने एक बेंच के अंदर बैठे हुए ही कहा था कि इस तरह का एक मामला हुआ था और फिर हमने उसको बड़े हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है उठाया और इस मामले को रोका। तो ये बात जो है ये चल तो रही है और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत भी आई है। तो ये एक मामला है जिसके ऊपर पूरी अदलिया कंसर्न्ड है। बिल्कुल ठीक है, अब यूनानिमस होकर सारे यही कह रहे हैं कि जी तहकीकात होनी चाहिए। अब तरीक़ाकार क्या हो रीमा इस तहकीकात का, क्योंकि जो 6 जजेस हैं ख़ुद कहते हैं कि उस तरह से कोई तरीक़ाकार वज़ह नहीं है कोड ऑफ कॉन्डक्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। तो हमें बताइएगा क्या तरीक़ाकार हो सकता है तहकीकात करने का? मुख्तलिफ ऑप्शंस दी जा रही हैं, अदालती कमीशन, खुली समात, इंक्वायरी कमीशन। आपकी नज़र में कानूनी और आइनी ऑप्शन इसकी क्या है? शुक्रिया लीना। इस सवाल पे मैं बाद में आना चाहूंगी। पहले मैं जो तनकीद हो रही है इन 6 जजेस पे जिन्होंने ये खत लिखा है उसको एड्रेस करना चाहती हूँ। पहली बात ये कही जा रही है कि ये सब कहाँ थे जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपने इल्जामात लगाए, उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेट्स करेक्ट द रिकॉर्ड। इन 6 जजेस में से 5 जजेस 2020 और 2021 में अपॉइंट हुए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो केस था वो 2018 का है। ये तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ही नहीं थे, तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि तब वो खत लिखते या तब वो आवाज उठाते? तो ये बिल्कुल मेरी नजर में बेबुनियाद तनकीद हो रही है। दूसरी लीना, आपको शायद याद हो जब जस्टिस काजी फयाज ईसा खत लिखा करते थे तो इस शो पे और जनरली बहुत तनकीद होती थी उस वक्त मुख्तलिफ चेहरों की तरफ से कि क्यों पब्लिक स्टंट कर रहे हैं, क्यों पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, अपना जो इंटरनल मामलात हैं उनको खुद पहले रिजॉल्व करें। अब
वही लोग हैं वो लेटर को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो पहले सपोर्ट करते थे अब वो कह रहे थे ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए किया जा रहा है। तो मेरी नजर में प्रिंसिपल तो एक ही होना चाहिए। ये जो पुरानी बातें हो गई कि जो जजेस हैं उनको बहुत कॉशियसली सिर्फ अपनी जजमेंट्स के थ्रू सिर्फ बात करनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। हम एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम जाने कि इन बंद कमरों में, इन अदालतों में क्या हो रहा है। और अगर ये मामला जो है ये इतने अरसे से चल रहा है तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है कि हम तक ये मालूमात पहुंची हैं, और इसको बहुत ही डिसेंट और बहुत ही पार्लिमानी जुबान में इस खत के जो कंटेंट है उस पर लिखा गया है। मेरा नहीं ख्याल इस पे एतराज हो सकता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है या पब्लिक स्टंट है। ये भी कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट तक तो लेटर्स पहुंचते नहीं है, पहले पब्लिक में रिलीज हो जाते हैं। अभी यही बात की जा रही है। अगेन चेहरे मुख्तलिफ है। अलीना, क्यों हम कोई प्रिंसिपल पे नहीं कायम रह सकते? जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी बेनिफिट कर रही होती है उस वक्त पे, अगर हम उससे वाबस्ता हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स ही तब्दील हो जाते हैं। फिर हमने देखा, अब ये तनकीद हो रही है कि एक किसी जज को बचाने के लिए जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शायद रेफरेंस आनी है, सब जजेस जो है इकट्ठा हो गए। अब अलीना 6 जजेस हैं, आपने खुद कहा इसकी मिसाल पाकिस्तान में कम ही मिलती है। 1-2 जजेस हमने देखा है वो पब्लिक गए हैं पहले, लेकिन 6 जजेस, और इसमें क्या आप सब पे ये इल्जाम लगाएंगे कि ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कर रहे हैं? बिल्कुल ये बेबुनियाद इल्जामात हैं। अगर 1 या 2 जजेस की कोई और मोटिवेशंस या उनकी कोई और हो सकती है वजूहात, क्या सबकी ये वजूहात हैं? क्या हमारे पास कोई एविडेंस है इसको सपोर्ट करने का? लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत एक तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में इन जजेस को डिस्क्रेडिट करने की, इस खत को डिस्क्रेडिट करने की कैंपेन जो है वो हो रही है। और मैं कहना चाहूंगी, मैं इसको पोस्ट करती हूँ, इसके पीछे मुझे तो कोई रीजनिंग नजर नहीं आती। लेकिन वही हमारे दोहरे मयार कि क्या हम चाहते हैं कि जो अदलिया वो फाइनल फ्रंट होता है जिसमें हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना होता है। अगर वहां पे चाहे अदलिया के अंदर से या अदलिया के बाहर से कोई इंटरफेरेंस या कोई इन्फ्लुएंस है जो इलीगल है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। एक और बात, इसके अंदर तो है ही नहीं कोई दो राय कि तहकीकात होनी चाहिए और क्या मामलात हैं, क्यों लेकिन जैसे पे जाना चाहती है, क्योंकि नहीं, मैं तहकीकात पे नहीं जाना चाहती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी सुबह से पॉलिटिकल नैरेटिव हो या दीगर नैरेटिव्स हो सुने, तहकीकात को तो सभी मुतालबा कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे इरफान सिद्दीकी साहब हैं, अभी वो जियो पाकिस्तान में थे, उन्होंने ये सवाल ज़रूर उठाया। आपने जैसे कहा अभी 6 जजेस हैं, उनमें से काफ़ी उस वक्त नहीं थे, बट ख़ासकर एक जज, सीनियर प्यूनी जज, वो उस वक्त जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मामला हुआ उस वक्त भी थे, खामोश थे। इरफान सिद्दीकी साहब तो यहाँ तक कहते हैं उनकी क्योंकि रिश्तेदारी भी है तो कुछ निजी महाफिल में भी आइसोलेट कर दिया गया, बुलाया नहीं गया, तो उस वक्त इस तरह से स्टैंड नहीं लेते थे। फिर काजी फायज़ ईसा साहब के हमने देखा, जब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे तब भी उस तरह से उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो साथ नहीं खड़े हुए। तो मैं तो वजह जानना चाह रही हूँ कि अच्छी बात है कि अब सारे इकट्ठे हो गए हैं, बट क्या हम अक्सर बड़ा कन्वीनियंट है ये कहना नहीं कि पहले क्यों नहीं किया। हम हमेशा इससे सुनते हैं इस मुल्क में, पहले क्यों नहीं किया। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि अब क्या मुख्तलिफ है जो हो गया है। मैं तो ये सवाल उठा रही हूँ, क्या मुख्तलिफ है? देखिए, हर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो एक इंटरफेरेंस, इन्फ्लुएंस का मामला है अदलिया की आज़ादी का, उसमें बहुत से लोग गमज़दा हैं, उन्हें बहुत सी तशवीश है। ठीक है, ये एक मामला है। अब वो किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये उनकी अपनी डिसीजन है, उनका अपना, कि वो किस तरह उसको पे रिएक्ट करना चाहते हैं। आप कह रही हैं कि एक जज थे, 6 जजेस ने ये लेटर लिखा है, उसमें से 5 जजेस तक थे नहीं। क्या ये तनकीद जायज है? किस तरह का लेटर उन्होंने तब क्यों नहीं लिखा? अभी जो हमारे पास सामने है, हम उसको असेस क्यों नहीं करते कि उसके कंटेंट्स, उसका मटेरियल क्या है? क्या आपको कोई ऑन द फेस ऑफ इट कोई ग्लेयरिंग झूठ नजर आ रहा है, कोई इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है? मुझे तो नहीं नजर आ रही। बहुत सी चीजें जो पब्लिक डोमेन है उसमें है। अलीना, मैं एक बात कर रही थी, प्लीज मुझे वो कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल नहीं कर रहे, बट एक और पिटीशन दायर हुई है जिसमें बहुत से सवाल आते हैं, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। आप बात कर रही थी अभी तहकीकात की। प्लीज एक बात आखिरी कंप्लीट करने दीजिए।
क्योंकि ये अहम है, जो तनकीद हो रही है उसको भी एड्रेस करना है। इस लेटर में एक बहुत अहम बात है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पावर्स हैं केस एलोकेशन की और लिस्टिंग की। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चीफ जस्टिस बंदयाल के टाइम पे आया तो हमने देखा पार्लियामेंट ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक उस पर कानून साजी की। तब बहुत से लोग जो उसको अपोज कर रहे थे वो अब एतराज उठा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो है उनके पास ये इख्तियारात क्यों हैं। पॉइंट ये है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के ये तब्दीली सुप्रीम कोर्ट में की तो आपको ये हाई कोर्ट्स में भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें नजर आता है कि हाई कोर्ट्स में भी चीफ जस्टिस गलत इस्तेमाल करते हैं अपने इख्तियारात का, और ये ट्रांसपेरेंसी इसमें हाई कोर्ट लेवल पे भी आनी चाहिए, क्योंकि उसको भी फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिटिकल केसेस में किसी एक तरह की आउटकम के लिए। और इस लेटर में भी उसकी तरफ इशारा है कि जब चीफ जस्टिस अतर मिनहाल थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस प्रोसेस को बदला, लेकिन अब वापस वहीं आ गए हैं जब चीफ जस्टिस के पास अनफेटर्ड डिस्क्रेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और एक पब्लिक डिस्कोर्स के लिए मैं बात करना चाह रही हूँ कि आपके अगर प्रिंसिपल्स में आपको तजाद नजर आता है कि अब आप क्या बात कर रहे हैं और एक साल पहले आप क्या बात कर रहे थे, तो कुछ अपनी नजर इंट्रोस्पेक्शन नजर आने की जरूरत है। और आप कह रही हैं आपने नहीं देखा, मैं तो बहुत सी तनकीद और कैंपेन देख रही हूँ इन जजेस के खिलाफ, तो मेरी नजर में इम्पोर्टेंट था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा नहीं देखा। मैं तो सवाल कर रही हूँ आपसे, क्योंकि इस सब की बुनियाद यही है कि यहाँ से अब आगे किस तरह से चलना है। जब ये मामला हाईलाइट हुआ है और बड़े संगीन इल्जाम आते हैं तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और बुनियादी नुक्ता वही है कि वो तहकीकात किस तरह से हो। दैट इज द मेन पॉइंट। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, इल्ज़ामात लगाए गए हैं मुबैना मुदाखलत के इदारों की तरफ से। अब उसके ऊपर तहकीकात किस तरह से होनी चाहिए, मुख्तलिफ तजावीज़ इस सिलसिले में पेश की जा रही हैं। शहजाद, आपकी राय जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं, क्या सबसे दुरुस्त फोरम होगा और कहाँ तक जानी चाहिए ये तहकीकात? बहुत शुक्रिया अलीना। मैं भी इस जवाब पर आने से पहले ज़रा ख़त के हवाले से बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही खौफनाक डिटेल्स हैं इसमें, और इस ख़त की यकीनन अहमियत बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये इंटरफेरेंस इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या एजेंसीज़ की जानिब से पहली मरतबा हुई हो अदलिया के काम में, पहले भी हुई होंगी। कुछ जजेस ने इसको शायद दबाव की वजह से बर्दाश्त कर लिया हो, कुछ ने शायद अपनी खुशी के मुताबिक काम किया हो, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आज एक ख़त आता है जिसमें 6 जजेस उस खत को लिखते हैं तो उन पे तनकीद शुरू कर दी जाए। मेरे ख्याल से इसका जायजा लेने की जरूरत है, और ये मसाइल काफ़ी अरसे से हम तो रिपोर्ट कार्ड में या दीगर फोरम्स पे डिस्कस करते हैं, लेकिन शौकत अजीज सिद्दीकी की बजाय मुझे कोई रिसेंट वाकया याद नहीं पड़ता जहाँ पे जो बैकडोर गुफ्तगू चल रही हो वो कोई मंजर आम पर लेकर आया हो। जिन डिटेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर आप देखें, पढ़ें इस लेटर में क्या लिखा है कि एक जज है, उनके बहनोई को किडनैप कर लिया जाता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, और उसके बाद एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ, उन जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। एक जज है जिनके घर लाइटों के पास से में ड्राइंग रूम में कैमरे निकलते हैं जिससे उनकी फैमिली की प्राइवेट वीडियोस और तस्वीर बनाई जाती है, और जब वो यूएसबी में देखा जाता है तो उसमें वो वीडियोस होती है जो तमाम जज बाद में बैठ के उसको इंडोर्स करते हैं कि हमने देखी है ये चीज़ें। तो मेरे ख्याल से बहुत ही खौफनाक डिटेल्स हैं। बजाय इसके कि हम इस बहस में पड़े कि पहले क्यों नहीं कहा, हमें सवाल ये करना चाहिए कि क्या अब हम इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे, और किस फोरम के जरिए आप इतना प्रेशराइज कर सकते हैं कि इस तरह के मामला मेरे ख्याल से ये इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। जहां तक एक बात जो आप बार बार पूछ रही थी कि अब ये क्यों यूनाइटेड खड़े हुए, एक तो फैक्चुअली ये बात गलत है। काजी फाइज ईसा के साथ मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ा हुआ था, और इसीलिए जब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो रेफरेंस था उससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया, वो फैसला उनके हक में आया था क्योंकि मेजॉरिटी जजेस उस वक्त उनके साथ खड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि माजी में अगर किसी जज ने आवाज उठाई है तो उनके जो ब्रदर जजेस हैं उनके साथ नहीं खड़े हुए हों। उस मौके पे हमने देखा था कि ये बड़ा क्लियरली एविडेंट था। अब यहाँ पे मामला ये है कि जितने भी आज बार्स हैं उन्होंने कहा है कि जो फोरम है वो जुडिशल कमीशन है, वहाँ पे ये मामला लेके जाएं, जुडिशल कमीशन में ये मामला लेके जाएं, वहाँ पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। आपने देखा होगा इसमें जज साहब ने, जो जजेस हैं, उन्होंने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए। उन्होंने कहा एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमें बताया कि अगर इस तरह की इंटिमिडेशन होती है हम इसे रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में इसका जिक्र नहीं है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हर जज जो है वो शौकत अजीज सिद्दीकी जितना बहादुर नहीं होता या काजी फाइज ईसा जितना बहादुर नहीं होता कि वो अपने केस को इंडिपेंडेंटली लड़े। तो यहाँ पे जुडिशरी को यूनाइट होके
इसका मुकाबला करने की जरूरत है। बहरहाल एक इंस्टीट्यूशन की साख का यहाँ पे मामला है, इसीलिए वो जुडिशरी से कह रहे हैं कि आप एक कन्वेंशन बुलाएं, दूसरे हाई कोर्ट्स भी आके बताएं कि क्या उनके हवाले से भी उनके भी ये इश्यूज रहे हैं, क्या मुख्तलिफ जजेस को क्या थ्रेट किया गया है, ब्लैकमेल किया गया है, और अगर ऐसा है तो सब बैठ के इस पे बात करें और एक यूनाइटेड फ्रंट से इसका जवाब आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो जुडिशल कमीशन पे ही इस पे बात होनी चाहिए। और बेहतर होता है ये जो अभी फैसला था शौकत अजीज सिद्दीकी वाला, इसमें क्योंकि मुझे याद है जब ये हेयरिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त जब ये इल्जाम सामने आए कि किस तरह जनरल फैज आए और उन्होंने धमकाया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे, मरीम नवाज और नवाज शरीफ की केसेस में आपने जो है वो अपील नहीं फिक्स करनी है। तो उस पर उस वक्त काजी फाइजी साहब ने कहा था कि आप अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो हमें उनको फिर नोटिस करना पड़ेगा, जी नोटिस करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। पहले तो अगले दिन ये हुआ था कि उसमें जनरल फैज का भी नाम डाल दिया गया था, आर्मी चीफ का भी, उस वक्त साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का भी नाम डाला गया था, बाद में जनरल बाजवा का नाम हटा दिया गया था। लेकिन जो वर्डिक्ट आया है उसमें उनकी जो पेंशन वाला मामला है वो तो बहाल हो गया, और ये भी कहा कि उनकी जो बरतरफी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से वो गलत थी। लेकिन जो कोई इन्वेस्टिगेशन का हुक्म नहीं दिया गया कि जिस तरीके से जनरल फैज ने धमकाया या थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की, उस हवाले से उस ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पे इन खत में ये लिखा हुआ है कि अगर उसको एड्रेस किया जाता अब किस तरह से क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, क्योंकि उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं रीमा और कयूम साहब के सामने भी ये रखूंगी सवाल कि क्या गलत फोरम है, क्योंकि कहा जा रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं उठाना के पास नहीं लेके जाना चाहिए, तहकीकात पार्लियामेंट या किसी और के पास जानी चाहिए। अलीना ये मेरे ख्याल से लीगल एक्सपर्ट ये ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि क्या ये जुडिशल कमीशन में इसकी तहकीकात मुकम्मल तौर पर हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन जो आप बार बार बात पूछ रही हैं कि ये अब क्यों यूनाइटेड है, मैं उसको जरा जवाब देना चाह रहा था। उसकी वजह ये है कि मैं अपने सियासी तज्जियों में रिपोर्ट कार्ड में ये कहता रहा हूं कि देखिए ये इंटरफेरेंस बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन हम गुजरते हुए वक्त के साथ अपनी लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं, चाहे वो सियासी मामलात हों, चाहे इलेक्शन के मामलात हों या जुडिशरी के मामलात हों। और आई थिंक ये चीज नजर आ रही थी कि एक पॉइंट आएगा जहां पर ये शायद इसी तरह के नतीजे वहां पे निकले कि लोग आके पब्लिकली इस पे बात करना शुरू हो जाए। और ये नजर आ रहा था कि इंटरफेरेंस हमेशा होती है, लेकिन एक इंटरफेरेंस बिल्कुल है, वो पॉइंट बिल्कुल है। हमने कब सोचा था, कब हमने देखा है पहले माजी में कि जजेस आके 6 जजेस एक कोर्ट के आके इस तरह से बात करें। अच्छा ना, दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं सर्कल बैक करना चाहूंगी क्योंकि एक जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें कुछ सवालात उठाए गए हैं। उमर, आप कहिएगा, जो तहकीकात को सबसे पहले कर लेते, क्या आप समझते हैं क्या मौजूद तरीन फोरम हो इसके लिए जहां पर ये सारे मामलात हों, और कहां से शुरू करना चाहिए? अलीना, मैं भी शहजाद और रीमा की तरह ना पहले इस इशू पे बात करना चाहूँगा जिस पे वो बात कर रहे हैं। मसला ये है कि ये कोई डाउट नहीं है इसमें कि ये एक बड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की डेवलपमेंट है। पहले लोग अकेले लड़ते रहे हैं, अभी 6 जजेस जो हैं वो बाजमात हो के उन्होंने अपना एक मौक़िफ़, अपना पॉइंट उठाया और उससे उनको एक सपोर्ट मिली है कि कोई अगर एक में प्रॉब्लम होगा तो दूसरे में नहीं होगा। ये एक बड़ी अच्छी बात है और उनका मैसेज इट्स वेल रेजोनेटेड, बहुत ज़्यादा गूंजा भी है और ये सुना जाना चाहिए, इस पर कोई काम भी होना चाहिए। लेकिन ये उनको रियलाइज कराने में अगर कोई ये बात करे कि माजी में किसका क्या रोल था, ये बात करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर किसी का माजी में कोई मसला था तो उनको ये रियलाइज कराने में जी कि आप तो अब तो आपको याद आ गया, कम से कम आप इतराफ ही कर लें कि आपका माजी में क्या किरदार था। ऐसा कोई मसला नहीं है, हम एक इशू पे रह सकते हैं, हम शख्सियात को डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम इशू को भी बात कर सकते हैं जी कि ये बड़ा अहम है, इसको रिजॉल्व होना है। मेरी शौकत सिद्दीकी से आपसे बात हो रही थी, मैं उनको पूछ रहा था कि जब आपके साथ प्रॉब्लम आया था तो क्या मसला बना था। उन्होंने कहा जी कि जो अभी जिन लोगों ने किया इनमें से एक जज थे जो कि उस टाइम हाई कोर्ट में मौजूद थे। तो शौकत सिद्दीकी साहब ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी कि मेरे से लोगों ने बाद में बात करना छोड़ दी थी, कोई मेरे से बात करने को तैयार नहीं था, मेरे साथी जज बात नहीं करते थे। और एक जज का उन्होंने बताया कि वो को मुझे ईद के टाइम पर कोई ईद मुबारक का कोई मैसेज कर देते या फोन कर देते थे, बाकियों ने तो मेरा बाइकआउट किया था। और ये जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये भी उसमें शामिल थे। तो मेरे ख्याल है कि अब ये मेरे लिए तो मैं इसको इस तरह से पॉजिटिव लेता हूँ कि इन लोगों ने कुछ लोगों ने अपने तजर्बात से भी सीखा है, तो इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बाकी जो काजी फायजी साहब के हवाले से उस टाइम भी जुडिशरी डिवाइडेड थी,
यानी कि ये नहीं था कि सारे जो है बाजमात होकर उनके साथ खड़े थे, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो एक सिविल सोसाइटी का या एक लॉयर कम्युनिटी का एक प्रेशर आया, मीडिया का प्रेशर आया, तो काजी फायज ईसा जो उनकी बात भी सुनी गई। अब जो ये वाला मामला है जो जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं, ये अहम इशू भी है, और ये जिस तरह आप बात कर रही हैं कि क्या इसके लिए कौन सा फोरम है, जुडिशल फोरम अगर मुनासिब होता तो वो जजेस ने भी उसका मुतालबा किया होता। वो एक कन्वेंशन की बात कर रहे हैं जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि वो एक कोपिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि हमें एक तो अपने जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कि अगर किसी को थ्रेट आ रही है तो वो उसके बारे में कोई रिकॉर्ड कराए कि मुझे आज इतनी दफा किसी ने अप्रोच किया है, कोई इस तरह का सिस्टम हो, या ये है कि कोई अदालत की तरफ से कोई वाज़ेह हिदायत आ जाए कि इस तरह के राब्ते की सूरत में जजेस को क्या करना चाहिए। और मेरे ख्याल है कि उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि अगर जजेस जो है जो राब्ते कर रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, ये दोनों तरफ है। और एक और जो चीज है इंपॉर्टेंट, हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम इनको आइसोलेशन में कर रहे हैं, हम इनको ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये दो फ्रीक जो हैं सिर्फ इनके दरमियान मसला चल रहा है। हम एक पॉलिटिकली एक बड़ी डिवाइडेड कौम है इस टाइम पर, और ये जजेस भी डिवाइडेड हैं। ये तकसीम उधर भी बड़ी रिफ्लेक्ट हो रही है कि किसी के साथ ज्यादती जो है वो ज्यादा नजर आ रही है, दूसरे के साथ नजर नहीं आ रही, एंड वाइस वर्सा। ये चीज जो है फैसलों में भी नजर आती है। अब तो हाई कोर्ट्स लेवल पर नजर आना शुरू हो गई जी कि किसी ने रिलीफ लेना है तो कौन सी हाई कोर्ट में जाना चाहिए। तो ये इसका भी कोई इदराक होना चाहिए कि क्या ये मुमकिन है कि जजेस जो है वो भी तकसीम नजर ना आए, या अदारे जो है हाई कोर्ट्स जो है वो भी तकसीम नजर ना आए। और अगर ये मुमकिन नहीं है यानी कि इसको खत्म करना, तो फिर मेरे ख्याल है ये मामला जो है इसको पार्लियामेंट में ले जाए, उधर जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं उनकी तरफ से जजेस नॉमिनेट हों, ताकि हमें ये तो पता हो कि फलां पीटीआई का जज है, फलां नून लीग का जज है, फलां पीपल्स पार्टी का जज है। जिस तरह अमेरिका में भी होता है कि ये डेमोक्रेट्स का है या प्रो रिपब्लिकन का अंदाजा होता है। अच्छा, ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या इस तरह से अगर हम करें तो वो बेहतर होगा। रीमा, दुनिया की आपसे आगे जाकर मिसालें तो चाहूँगी, बट यू वांटेड टू ऐड समथिंग, चीमा साहब जो पहले बात कर रहे थे उसके ऊपर भी। जी अलीना, ऑफ कोर्स अगर आपको हिपोक्रेसी नजर आ रही है, डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहे हैं जजेस में, जरूर पॉइंट आउट करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर 6 में से 5 जजेस तब हाई कोर्ट के जजेस ही नहीं थे तो उनको सेम बोट में आप कैसे डाल सकते हैं कि तब खामोश रहे, अब क्यों बोल रहे हैं। एक और बात अलीना मैं करना चाहूंगी कि जब भुट्टो रेफरेंस सुना जा रहा था, भुट्टो मर्डर, जुडिशल मर्डर रेफरेंस, तो उसके अंदर एक सवाल जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे अमाइकस अपॉइंट हुए थे उनसे पूछा गया था कि आप क्या ये देखा जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है कि उस वक्त जो बेंचेस थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, एक आउटकम अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखने की कोशिश की, जो सब इंटरव्यूज हैं वो देखने की कोशिश की। एक इंटरव्यू आपको मिलता है जिसमें इम्प्लाइड तरह से कहा जाता है प्रेशर का, लेकिन डॉक्यूमेंटेड कुछ भी नहीं है उस वक्त का कि उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी, हाई कोर्ट्स थी, वहां क्या मामला था, किस तरह के इन्फ्लुएंसेस थे। तो मेरी नजर में तो इस वक्त इस लेटर का पब्लिक में आना, इस लेटर का पब्लिक डोमेन का हिस्सा बनना इन इटसेल्फ बहुत अहम बात है, क्योंकि आगे जाके अगर आपको कभी इस वक्त पे आपने कुछ लिखना है, आपके हिस्टोरियंस हैं, एक रिकॉर्डेड चीज हो जाती है 6 जजेस की तरफ से, उसकी अहमियत है। ये हम चेंज देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में कि ये चीजें डॉक्यूमेंट हो रही हैं। दूसरी तरफ मेरा नहीं ख्याल, मुझे एटलीस्ट कंसर्न जस्टिस काजी फायज ईसा के रेफरेंस पे नहीं, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इश्यूज चलते थे उस पे उन्होंने जो पब्लिक डोमेन में लाए, उन्होंने वो इश्यूज उठाए, उस पे मुझे उस तरह की सपोर्ट बाकी जजेस की तरफ से नहीं नजर आई जो अब 6 जजेस का साथ मिलके खत लिखने के ऊपर है। शायद मामलात मुख्तलिफ होते तब भी कुछ जल्दी एक्शन हो जाता, क्योंकि बाद में जजेस ने अपनी कुछ जजमेंट्स में, कुछ अपनी स्पीचेस में इम्प्लाइड तरह से बात की, लेकिन उस वक्त खत जो है जो अग्रेसिवली परसू कर रहे थे मामलात, वो जस्टिस काजी फायज ईसा ही थे। हमने बाकी उस तरह की सपोर्ट नहीं देखी जो हम लेटर में देख रहे हैं। फाइनली अलीना, क्या करना चाहिए? देखिए मैं एक तरह से आप कहेंगी कंजर्वेटिव व्यू है ये, लेकिन मेरी नजर में ये इतना बड़ा इशू है,
हर इस पे इतने जुड़े मामलात हैं कि हम उस तरह से सॉल्यूशंस में तो तजवीज़ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें, कुछ इंस्टीट्यूशनल मामलात हैं जिसपे हम एक्चुअली चेंजेस ला सकते हैं। अब आपको क्या यहाँ पे इस वक्त मुख्तलिफ नजर आ रहा है कि पहले जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होती थी, इंजीनियरिंग होती थी, वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे होती थी और चीफ जस्टिस के पास इतनी पावर्स थी कि वो खुद एक दो जजेस के साथ पूरा आपका सियासी जो एनवायरनमेंट है, कॉन्टेक्स्ट है, वो ही तब्दील कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टॉप डाउन ये होती थी डिसीजन मेकिंग। अब ऐसा नहीं है। अब आपको जरूरत है सब हाई कोर्ट्स की, आपको जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए हम देख रहे हैं मुश्किल भी हो रहा है कंट्रोल करना, और इस तरह की फिर डिसेंट भी सामने आता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उस तरह सुओ मोटो या 184(3) के थ्रू पॉलिटिकल मैनिपुलेशन नहीं कर रही। इसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटीज हमें ज्यादा नजर आ रही हैं। इसलिए अलीना, छोटी चीजें, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात कहाँ क्या हैं, जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे बात की गई है इस लेटर में, बहुत अहम है कि करप्शन की बात की गई है, बहुत अहम है। इस तरह के इंस्टीट्यूशनल चेंजेस बहुत जरूरी है। होते हैं तो फिर उनको रिपोर्ट किस तरह किया जाए, या दुनिया में किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है, या क्या मुमकिन भी है कि इस तरह के जो मामलात है उनके ऊपर स्टांस ले लिया जाए, क्योंकि सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होना होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ मैं, उसके बाद मजीद बहुत सारे सवाल आते हैं, उनको भी एड्रेस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स, क्या ये जो अब ख़त लिखा है, ये आगे जाकर जो केसेस इस वक्त इन जजेस के सामने, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है? आफ्टर ब्रेक जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जो ख़त लिखा गया है गुज़श्ता रोज़, उसके ऊपर, और फिर आने वाले रद्द अमल और आगे क्या हो सकता है। सिद्दीकी साहब, बुनियादी सवाल के ऊपर आपकी राय भी चाहेंगे, और फिर ये जो आईनी पिटिशन दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसका स्कोप आप क्या देखते हैं, और इसमें जो सवालात उठाए गए हैं पिटिशन से, वो सारी ख़त से मुतालिक भी ख़ास तौर पर, क्या समझते हैं उसमें कितनी जान है? देखिए, मेरे ख्याल में इस पिटिशन के अंदर एक मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं। इसको मुझे तो इतनी कोई इसमें जान नज़र नहीं आती है, तो एक ऐसे शायद काउंटर ब्लास्ट किस्म की कोई चीज़ लगती है। और ये जजेस कमेटी के ऊपर जाहिर है वही फैसला करेगी अब तो 184(3) के मुकदमात के हवाले से। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अब जब फुल कोर्ट मीटिंग भी हो गई है, आपको याद होगा जब नो कॉन्फिडेंस की मूव हुई थी तो 13 जज साहिबान की आपस में मीटिंग की थी और फिर आज खुद नोटिस लिया गया था। अब ये फुल कोर्ट बैठी है, अब फुल कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है ये एक देखने वाली बात है, ये अभी तक मिस्ट्री है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद फोरम है, क्योंकि उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि देखिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो तो जज का एहतसाब करती है ना, वो इंक्वायरी कमेटी जरूर है, लेकिन उसमें क्या अगर इसको इस तरह से इम्प्लाइड किया जाए जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, उनसे बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत और वो हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के लिए भी कहा, आया कंटेम्प्ट नोटिस करने के वाले से कहा, और फिर ये कि उनकी बात हो गई है एक मखसूस इदारे के डीजीसी से, तो वो उनको भी जो है वो क्वेश्चन किया गया है। तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम ये समझें, ये इससे इम्प्लाइडली ये लिए कि ये 6 जज साहिबान ने कोई शिकायत जो है वो अपने चीफ जस्टिस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई है, और फिर उसके बाद जो है वो मामला तो जब ये वजाहत होगी फुल कोर्ट इजलास के बाद, उसी में पता चलेगा आपकी राय में? जी हाँ, बिल्कुल इसी हवाले से, क्योंकि जाहिर है इस पे देखें ना, अभी ये बात हो रही है ना, एक चीज़ जो है वो हम भूल रहे हैं कि काजी फैजीसा के केस के अंदर भी सर्विलेंस और स्पाइंग का जो मामला था ये बड़ी शिद्दत से आया था, लेकिन उस वक्त की 10 रुकनी फुल कोर्ट जो है और उमरता बंदयाल साहब उसके ऑथर जज थे, उन्होंने इस मामले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। सर एग्जैक्टली ज़रूरी इस वक्त ये है कि इस मामले की तहकीकात हो, अब वो होती किस तरह से आगे जाके पता चलेगा। आई अंडरस्टैंड ये इतना बड़ा मामला है और इतना कुछ है इसके अंदर कहने को, हमारे तमाम तज्जियाकार कुछ ना कुछ अभी भी कहना चाहते हैं, बट आने वाले दिनों में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी वक्त की किल्लत की वजह से इजाज़त लेना पड़ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।